चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बादलों को छाटने के लिए जिस शांति का दावा किया जा रहा है, उसने खाड़ी देशों की कूटनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। खुद को पीस प्रोसेस को सबसे बड़ा मीडिएटर बताने वाले पाकिस्तान ने एक ऐसी लिस्ट जारी की है दर्शकों, जिसने पाकिस्तान और यूएई के बीच दरार पैदा कर दी है। जी हां, दरअसल पाकिस्तान के पीएम जो हैं शहबाज शरीफ ने शांति बहाली में मदद करने वाले भाई जैसे देशों का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन इस फहरिस्त में चाइना, सऊदी अरब और कतर का नाम तो था, मगर संयुक्त अरब अमीरात को पूरी तरीके से किनारे कर दिया गया। जानकारी की माने तो यह कोई मानवीय चूक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी डिप्लोमेटिक खुन्नस है। हकीकत तो यह सामने आ रही है कि साल 2026 में ईरान के हमलों की सबसे भारी कीमत यूएई ने चुकाई है। ईरान ने यूएई के एयरपोर्ट्स, तेल के ठिकानों और अमेरिकी बेस पर जिस तरीके से ड्रोन और मिसाइलें बरसाई, उसके जख्म अभी भरे नहीं हैं। अब ऐसे में यूएई के वरिष्ठ राजनयिक सलाहकार अनवर गरकाश का कड़ा रुख पाकिस्तान को रास नहीं आया। गरकाश का साफ कहना है कि उन्हें ऐसा कोई सीज फायर मंजूर नहीं जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल ताकत पर लगाम न लगाता हो, और शायद यूएई की इसी बेबाकी और असहमति से परेशान शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर ने यूएई को थैंक यू लिस्ट से ही बाहर कर दिया। जी हां, लेकिन सवाल तो दर्शकों यह है कि क्या पाकिस्तान की यह पर्सनल खुन्नस पाकिस्तान और यूएई के बीच बड़ी दरार पैदा कर देगी, और अगर यूएई पाकिस्तान से नाराज हुआ तो उसे कितना भारी पड़ेगा, जानेंगे और कई बड़े सवालों के जवाब। लेकिन अभी ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारियां देते हैं कि आखिर जिस तरीके से यहां पर पाकिस्तान ने अपनी खुन्नस निकाली है, अब आगे क्या होगा। आप बने रहिए, एक एक जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे कि आखिर शहबाज के ट्वीट से यूएई गायब क्यों हुआ, इसकी क्या वजह। देखिए, 2026 में ईरान के हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान यूएई को पहुंचा है। नाखुश है यूएई। ईरान का यूएई के एयरपोर्ट्स, तेल ठिकानों और अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, और जहां ईरान ने यूएई पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे, ये पूरी दुनिया ने देखा। इसके साथ आपको बताएं, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर से खुश नहीं है यूएई। जी हां, हम ऐसे नाजुक युद्ध विराम से खुश नहीं है। यूएई का यहां पर देखिए कड़ा रुख आ गया है, नाजुक युद्ध विराम से हम खुश नहीं है। जी हां, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइलों पर लगाम ना लगाता हो, और इसी असहमति की वजह से शहबाज ने यूएई को व्यक्तिगत धन्यवाद नहीं दिया। शहबाज ने यूएई को, ध्यान से सुनिए, व्यक्तिगत धन्यवाद नहीं दिया इस युद्ध विराम को लेकर। और देखिए यही जानकारी सामने आ रही है। अब आपको बताने की बारी आ गई है, अमेरिका ईरान के बीच सुलह हुई है। इस्लामाबाद टॉक्स पर यूएई का रुख क्या है। देखिए, अमेरिका ईरान के बीच होने वाली बातचीत की मेजबानी कर रहा था पाकिस्तान। जी हां, जहां कूटनीतिक प्रक्रिया में क्षेत्रीय देशों को जगह नहीं मिलने से नाराज है यूएई। इसके साथ खासकर जो ईरान की ओर से सीधे हमले झेल रहे हैं, उन्हें जगह ही नहीं दी गई। जी हां, और यही वजह है कि थैंक यू लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया दर्शकों। हॉर्मुज की सुरक्षा केवल एक कूटनीतिक सौदेबाजी, जहां हॉर्मुज की सुरक्षा यूएई की सुरक्षा का मुख्य मुद्दा नहीं है, यह कहा है यूएई ने। आपको हम दोनों के बयान भी सुनाएंगे। और आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच 10 अप्रैल को होगी बड़ी बैठक। इस्लामाबाद टॉक्स पर यूएई का रुख है। अमेरिका ईरान के बीच होने वाली बातचीत की मेजबानी कर रहा था पाकिस्तान। तो देखिए, ये हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दोनों के बयानों को बता दिया है कि आखिर दोनों ने यहां इस बाबत क्या जानकारी दी है। आपको हमने ग्राफिक्स के माध्यम से बयानों को भी बता दिया और क्या चल रहा है ये भी हमने आपको जानकारी दे दी। अब आते हैं संबंधों में खटास। देखिए, अगर बात की जाए क्या संबंधों में खटास हुआ है, पाक को इसी महीने यूएई को करीब 29,000 करोड़ रुपए का कर्ज वापस करना है। जी हां, पाक को यूएई का कर्ज वापस करना था। दशकों से यूएई पाकिस्तान के कर्ज को रोल ओवर करता आया है। इस बार यूएई ने पाकिस्तान को और मोहलत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। जी हां, कर्ज नहीं चुकाने पर पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा है। कर्ज अगर पाकिस्तान ने नहीं चुकाया टाइम पर तो डिफॉल्ट होने का खतरा है, जहां पाकिस्तान ने यूएई के आर्थिक डिपॉजिट को लेकर सफाई भी दी है। आर्थिक मोर्चे पर यूएई और पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो यानी कि नथिंग इज गुड बिटवीन यूएई एंड पाकिस्तान, ये बात सामने आ रही है। पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती का सामना कर रहा है। आप देखिए, देश में लॉकडाउन लगाने की जो स्थिति है वो भी सामने आई थी। पाक को इसी महीने यूएई को करीब 29,000 करोड़ यहां पर रुपए जो है वो देने थे, और कर्ज के रूप में जो पाकिस्तान ने लिए थे। अब ये आपने दोनों खबरों को देख लिया, आपने जानकारी ले ली ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर थैंक यू लिस्ट से बाहर निकलने के बाद यूएई ने क्या कड़ा रुख अपनाया है पाकिस्तान के लिए,
और एक और जानकारी आपको देंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर पाकिस्तान भुला पुराने एहसान। जी हां, क्यों आखिर पाकिस्तान ने यहां पर पुराने एहसान को भुला दिया? पाकिस्तान में यूएई का निवेश, यूएई ने 2 से 3 बिलियन डॉलर जमा कर पाक दिवालिया होने से बचाया था। याद रखिए ये बात, पाकिस्तान को दिवालिया होने से किसने बचाया था दर्शकों? यूएई ने। जहां पाक की अर्थव्यवस्था विदेश में यहां पर रहने की बात सामने आ रही है। यूएई में लगभग 17 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। यूएई की बात कर जाए, 17 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी वहां पर काम करते हैं। और सऊदी अरब के बाद पाकिस्तानियों के लिए यूएई दूसरा बड़ा ठिकाना है। सऊदी के बाद यूएई पाकिस्तानियों के लिए दूसरा बड़ा ठिकाना है, नंबर 2। और इसके साथ जो पाकिस्तान की जीडीपी को संभालने में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। तो आप ये लाइन जो हमने लिखी है वो पढ़िए, पाकिस्तान भूला पुराने एहसान, यूएई के भरोसे पाकिस्तान की जीडीपी। अब देखिए, जिस देश की जीडीपी जिस देश की वजह से चल रही है उसे ही पाकिस्तान ने भुला दिया, बल्कि वहां के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश भी किया। पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों में यूएई का करोड़ों रुपए यहां पर हैं। जी हाँ, इसके साथ ही बात की जाए, यूएई ने कराची पोर्ट के टर्मिनल ऑपरेशंस और एनर्जी सेक्टर में भी बड़े निवेश किए हैं। ये जरा ध्यान से आप सुनिए, यहां पर कई बार जब पाकिस्तान पर डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा है तो यूएई ने आकर आर्थिक मदद दी है और यूएई ने पाकिस्तान को यहां पर हजारों करोड़ों का कर्ज दे दिया है। दर्शकों, पाक की अर्थव्यवस्था विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए पैसों पर टिकी हुई है। इसके साथ यही वजह है कि पाकिस्तान ने इसको भुला दिया। यूएई में लगभग 17 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। यह पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पैनल में ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ चुके हैं। इसके साथ अरविंद सिंह तेजावत सर भी जुड़ चुके हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। दोनों का स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर। और सबसे पहले यूके देवनाथ सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी सर। देखिए, एक तरफ तो युद्ध विराम की खबरें आ रही हैं, एक तरफ अलग बातें हमले हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरा एंगल है पाकिस्तान का, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और अगर बात की जाए तो अब तो यहां पर दो देश आमने सामने, आपकी टिप्पणी क्या होगी? सृष्टि, देखो, पाकिस्तान तो अपनी इकोनॉमी को चला ही रहा है लोन ले लेकर। बिल्कुल। अगर हम देखें, उन्होंने सऊदी से 5 बिलियन डॉलर ले लिया, चीन से जी 4 बिलियन डॉलर ले लिया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी से 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा लिया हुआ है। यूएई से वो 3.5 बिलियन डॉलर लोन वापस करने के दबाव में है। और यूएई ने तो पाकिस्तान को ये सारा लोन बहुत ही सस्ते ब्याज दर पर दिया था। लेकिन दोनों मुल्कों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक जिम्मेवार देश की तरह से व्यवहार नहीं कर रहा है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान के जो नागरिक यूएई में हैं वो भी शायद जिम्मेवार पाकिस्तानी नागरिकों जैसे वहां व्यवहार नहीं करते हैं। यूएई में बार बार रिपोर्ट ऐसी आती है कि वहाँ क्राइम जितना होता है उसमें ज्यादातर क्रिमिनल्स कौन है? पाकिस्तान से। बिल्कुल। यूएई में फ्रॉड डॉक्यूमेंट देकर जाने वाले कौन है? ज्यादातर पाकिस्तानी। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानी जो वहां पे ट्रेवल करते हैं वो डाउटफुल पासपोर्ट और डाउटफुल वीजा लेके यूएई जाते हैं। तो यूएई ने इनकी छटनी करनी शुरू कर दी है। अब से तो यूएई ने कह दिया कि पाकिस्तानी जब भी वहां जाने के लिए आवेदन करेंगे तो उनके डॉक्यूमेंट्स की डबल डबल पुख्ता जानकारी वेरिफिकेशन होगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से एक सुनियोजित तरीके से अनपढ़, बेरोजगार, अनस्किल्ड और काफी हद तक क्रिमिनल माइंडसेट रखने वाले लोगों को यूएई भेज दिया जाता है। जाओ मजदूरी करो, पैसे कमाओ, पाकिस्तान में पैसे भेजो। लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचते हैं लाखों की तादाद में, तो वहां पर पेटी क्राइम्स जो होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जी सृष्टि। जी जी सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो इसलिए दबाव आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो है अपने को सुधारे। एब्सोल्युटली जाहिर। सर। जी। यानी कि साफ तौर पर सर, आपने जो विश्लेषण दिया है वो यही जनता समझती है कि आखिर पाकिस्तान को सुधारने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान ने इस मोर्चे पर कभी काम ही नहीं किया। अरविंद सर, आपके पास आते हुए सर, देखिए, पाकिस्तान ने ऐसा शो ऑफ किया है फिलहाल इन 2 दिनों के अंदर कि वी आर द वन और हम ही इकलौते ऐसे देश है। अब देखिए, इनको ग्लोबल शांति पुरस्कार चाहिए। सर, हंसी नहीं आती इन बातों से कि पाकिस्तान ऐसी हिमाकत कैसे कर सकता है? ये तमाम वहां पर पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है कि ये जो सीज फायर हुआ है उसका सो कॉल्ड श्रेय जो है वो मुनीर की सेना लेना चाहती है और शहबाज जी लेना चाहते हैं। आपका विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए सर। शशि जी, बिल्कुल आपने ठीक विश्लेषण किया है और आपने जो बातें कही है वो एकदम सटीक है। बहुत ही मैच्योर बातें हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है।
पर इसमें पूरा खेल ये है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की मर्जी से सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल। और पाकिस्तान को नोबेल मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम्म। आसिफ मुनीर और जो शाहबाज शरीफ है उनको एक नोबेल दे दिया जाए। पर इन सब चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण यह है कि दरअसल हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज को मना कर रखा है। और जो नोबेल प्राइज जिनको मिल चुका है मैं उनसे भी परिचित हूँ। हमारे मित्र ही हैं भारत के जिनको मलाला यूसुफजई के साथ में नोबेल मिला था। तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जी। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपका इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन क्या है। और डेफिनेटली पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है वो टेररिज्म को लेकर है। हम्म। और इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने अमेरिकन प्रेशर में एक ऐसी इकोनॉमी बिल्डअप कर ली है जिसके कारण वह ग्रोथ नहीं लेता है, वहां से कर्जा लेता है, करप्शन से फिर वापस उन्हीं देशों में वापस उन्हीं के बैंक्स में पैसा चला जाता है। हम्म। और फिर जो पूरा प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट होता है, उन्हीं देशों का होता है। और उसके लिए टैक्स कौन पे करती है? पाकिस्तान की आवाम करती है। बिल्कुल। इन सब चीजों से मैं अपनी बात इस चीज के साथ खत्म करना चाहूंगा श्रेष्ठी जी हम्म। कि एक चीज जाहिर है कि दक्षिण एशिया में अमेरिका की अगली पॉलिटिक्स क्या होगी यह जाहिर हो गया। और ये तय हो गया है कि जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट है, वो भारत के अनुसार अपनी पॉलिटिक्स नहीं करने वाला है जब तक कि प्रेसिडेंट ट्रम्प है। और वो पाकिस्तान को जो मोहरा बना के जो पहले सेंट्रल एशिया में या चाइना में या ईरान में अलग अलग जो बेस के लिए जो पाकिस्तान का इस्तेमाल करते रहे, अफगानिस्तान वगैरह में, अमेरिका इसको कंटिन्यू रखेगा और पाकिस्तान को मोहरा बनाए रखेगा। और उसके बदले में जो चंद चांदी के टुकड़े हैं वो फेंका करेगा। सृष्टि जी। जी बिल्कुल सर, आपने एक बहुत जय। अच्छी लाइन कही, मोहरा बनाने का नाम। और यूके देवनाथ सर, आपके पास आते हुए डायरेक्टली अगर बात की जाए, सर वाकई पाकिस्तान ये बात कैसे समझता नहीं है कि अमेरिका जैसी जो जो देश हैं, डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति कैसे पाकिस्तान ने नहीं समझी। और यहाँ पर कहा जाता है कि एक सेकंड का वक्त नहीं लगता है, और कहा ग्लोबल शांति पुरस्कार चाहिए। पूरे पाकिस्तानी मीडिया में यही चल रही है, भारत को दिखाने की कोशिश चल रही है। और क्या पाकिस्तान को मोहरा बनाने में जो सफल हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उस पर पहले तो आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी। और दूसरी टिप्पणी मैं आपको इस बात पर यहां पर आपसे पूछना चाहती हूं सर, अगर बात की जाए यहां जो सीज फायर का ऐलान हुआ है, सर आखिर कैसे पाकिस्तान यहां पर अपने आप को आगे रख सकता है? सीज फायर के बाद देखिए ना, यहां पर तमाम युद्ध शुरू हुए हैं और यहां राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि जहां देशों में अटैक हो रहे हैं उस देश को हमने शामिल नहीं किया था। तो ट्रंप की तो भाषा यहां पर अलग है ना, सीज फायर को लेकर यहां पर वो अलगाव करते नजर आ रहे हैं देशों के बीच। हाँ सृष्टि, हो ये रहा कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, खासतौर से वहाँ की जो मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आसिम मुनीर, बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। वो बिल्कुल। चाहते हैं कि दुनिया भर में मुस्लिम देश हैं 57, उसमें पाकिस्तान को बतौर लीडर प्रोजेक्ट करें। हम्म। वो चाहते हैं कि अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा है उसमें वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करें। लेकिन एब्सोल्युटली। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि वह सिर्फ अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। देखो, अमेरिका क्या चाहता है कि पाकिस्तान को इस तरह की छोटी छोटी शाबाशी देकर अमेरिका पाकिस्तान को अपनी तरफ झुका रहा है। हम्म। पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका का मेन मकसद क्या है। हम्म। अमेरिका पाकिस्तान को चीन से दूर खींच रहा है आस्ते आस्ते इन सब कार्रवाइयों से। एक हम्म। और चीज है, अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल जब इस तरह के पीस टॉक के लिए कर रहा है तो अमेरिका को खुद भी मालूम है कि पाकिस्तान पीस टॉक कैसे कर सकता है, उसका इन्फ्लुएंस किस पर है। जी। पाकिस्तान की तो इसराइल से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन ही नहीं है। हम्म। पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ना ही इसराइल की एम्बेसी इस्लामाबाद में है। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को थोड़ी बहुत भ्रम में डालकर कि आप एक बड़ा काम कर सकते हो इस्तेमाल क्यों बता रहा हूं। अब जब जो पीस टॉक हुई हैं अमेरिका और ईरान के बीच में 15 दिन के लिए सीज फायर, जी। अगर ये सीज फायर 2 हफ्ते के लिए पहले टूट गया, जिसके काफी हाई चांस हैं, तो दुनिया भर के सारे देश, इसराइल, अमेरिका, ईरान भी इसका ठीकरा पाकिस्तान के ऊपर फोड़ देंगे। हम्म। अब पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि कल 10 तारीख को जब मीटिंग होगी इस्लामाबाद में और अमेरिका से वहां से जेडी वांस आ रहे हैं, तो पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि फिर से वो दुनिया भर में, खासतौर से मुस्लिम देशों में, अपनी दुमदुमी बजाएगा कि देखो हमने वो काम कर दिया जो कि सऊदी नहीं कर सका, जो कि तुर्की नहीं कर सका।
तो पाकिस्तान अपने को आस्ते आस्ते मुस्लिम देशों का सरगना खलीफा पिच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भूल रहा है कि उसके अंटी में तो पैसे हैं ही नहीं। पूरा एब्सोल्युटली सर। पाकिस्तान जो है उधार के पैसे से चल रहा है। जी सृष्टि। बिल्कुल सर, देखिए उधार के पैसे से पाकिस्तान चल रहा है। अभी हमने दर्शकों को तमाम आंकड़े दिखा दिए कि यहां पर बात की जाए तो यूएई के साथ पाकिस्तान के कैसे रिश्ते हैं, और फिलहाल जो बातें निकलकर सामने आ रही है सीज फायर के बाद, यहां पर साफ तौर पर नाराजगी है, और नाराजगी की कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। अरविंद सर आपके पास आते हुए सर, अगर बात की जाए एक दिन पहले, सीज फायर के एक दिन पहले आपको याद होगा शहबाज खुद सामने आते हैं मीडिया के और कहते हैं लॉकडाउन लगाने की स्थिति हो जाती है, और जो देश बीते दिन ऐसे ऐलान करता है वो देश कैसे कह सकता है सर कि हमने वॉशिंगटन और ईरान के बीच एक संवाद चैनल की तरह काम किया है? इस पर आपकी टिप्पणी। बिल्कुल सृष्टि जी, मुझे लगता है कि आज आपकी जितनी भी टिप्पणियां हैं वो बतौर एक्सपर्ट है, बतौर एंकर नहीं, और ये बात सच है। आपने बहुत ही ब्यूटीफुली सारी चीजें बताई है, और ये बात ये है कि पाकिस्तान अमेरिका का मोहरा तो बंद है, पर इस पूरे रीजन को डिस्टर्ब करने का काम किसने किया? यूनाइटेड स्टेट ने। और मीडिएशन कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। और उसके बाद में रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर अमेरिका मान लो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रकृति है, वो अगर बैकफुट पे चले जाते हैं और वो नहीं मानते हैं, तो क्या पाकिस्तान इस कैपेसिटी में है कि उनको मनवा पाएगा? क्योंकि मीडिएशन वही कर सकता है जो कि दोनों ही पक्षों को उस बात के लिए मनवाए, और जाहिर तौर पर पाकिस्तान ये नहीं कर रहा है। असंतोष बहुत तेजी से बढ़ने लगा है, और यूएई ने वह बता दिया है कि तमाम जो दूसरे देश है वो नहीं कर सकता। और देवनाथ साहब ने बिल्कुल एकदम ठीक कहा है कि इजराइल को तो पाकिस्तान ने मान्यता ही नहीं दे रखी है, तो बिना इजराइल को इस बातचीत में शामिल किए हुए ये सीज फायर कितना लंबा टिकेगा? अगर उसके बाद भी हो जाएगा तो इजराइल कहेगा कि हमने तो कभी कमिटमेंट ही नहीं किया, हम तो बम्बार्डमेंट करेंगे। और अगर इजराइल बम्बार्डमेंट करता है और अमेरिका यहाँ से चला जाता है, तो ऐसे सीज फायर का मतलब क्या है? जो ईरान का जो सफरिंग है वो खत्म नहीं होगा। और क्या ईरान ने जो 10 पैराग्राफ का जो दिया है बातचीत करने के लिए, जो बिगिनिंग पॉइंट्स दिए हैं, क्या उसके लिए पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट को समझा पाएगा? तो बड़ा अजीब सा है। मुझे लगता है कि ये तलवार की धार पर चलने जैसा है, पर पाकिस्तान ने ये तय किया है कि वह चलेगा, तो देखते हैं कि वह लहूलुहान होता है या वह कामयाबी से चल पाता है। ठीक है सर। यूके सर आपके पास आते हुए, सर देखिए यहाँ पर कर्ज की बात हो रही है, क्या लगता है सर पाकिस्तान जैसे कंगाल देशों में अब जो कर्ज का प्रेशर पड़ रहा है, कैसे इससे उभरेगा पाकिस्तान? आपकी टिप्पणी। सृष्टि, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, पाकिस्तान में जितना भी इंटरनल रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्स कलेक्शन होता है, वह उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी फौज की तरफ कर लेते हैं। और थोड़ा बहुत जो बचता है वो आतंकवादी गतिविधियों को एनकरेज करने में खर्चा हो जाता है। जी। जो पाकिस्तान दुनिया भर से लोन लेता है उसके बारे में 2 साल पहले वर्ल्ड बैंक की टिप्पणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक जब लोन देता है पाकिस्तान को, आईएमएफ और एडीबी का भी तरीका ये होता है कि वो लोन छोटे छोटे किस्तों में दिया जाता है। समझिए टोटल 10 बिलियन लोन है तो एक बार में 1 बिलियन लोन रिलीज किया जाता है, और अगला किस्त देने के पहले वाला किस्त का इस्तेमाल कहां पर हुआ उसके लिए ऑडिट टीम जाती है और चेक करती है कि आखिरी में वो पैसा गया कहां। एक एंड यूज सर्टिफिकेट बनता है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने क्लियरली कहा था कि पाकिस्तान में वो जो लोन ले रहे हैं किसी भी एजेंसी से, आईएमएफ का हो, एडीबी का हो, वो पैसा जाके किस मद पर किस तरह से खर्च हुआ और उससे क्या फायदा हुआ, एंड यूज सर्टिफिकेट, उसकी कोई भी कंप्लायंसेस का कोई भी स्कोप नहीं रहता है। पता ही नहीं लगता कि पाकिस्तान में वो पैसा गया कहां। जी ठीक है। यूके देवनाथ सर और अरविंद सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें आपको, पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में ईरानी राजदूत रेजा अमीरी का बड़ा बयान दर्शकों सामने आया है। जी हाँ, जहां पर ईरानी प्रतिनिधिमंडल आज रात पहुंचेगा इस्लामाबाद। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। सीज फायर उल्लंघन से ईरानी जनमत में बड़ा संदेह है। जी हां, सीज फायर का जो उल्लंघन हुआ है उस खबर ये आ रही है जहां इजरायली शासन पर राजनयिक पहल विफल रहे हैं। शहबाज शरीफ के न्योते पर होगी अहम वार्ता। शहबाज शरीफ के न्योते पर अहम वार्ता होनी है और सीज फायर का उल्लंघन। और बता दें आपको, ईरान ने साफ कह दिया है कि जो नरसंहार है उसको पूरी दुनिया देख रही है।
ईरानी प्रतिनिधिमंडल आज रात पहुंचेगा इस्लामाबाद, ये बड़ी खबर है। सीज फायर उल्लंघन से ईरानी जनमत में संदेह पैदा हो रहा है, जहां इजरायली शासन पर राजनयिक पहल विफल करने के यहां पर गंभीर आरोप भी लगे हैं और प्रस्ताव पर गंभीर बातचीत भी होने वाली है। तो ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर गंभीर बातचीत होने वाली है, देखने वाली बात होगी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन नजर डालें